तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं और धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़े मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2026 के उस ऐतिहासिक फैसले को डिकोड करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जहां इतिहास, कानून और पुरातत्व आपस में टकराते हैं और जिसने वाकई कई पीढ़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जरा सोचिए, समय का ये पैमाना कितना विशाल है। सदियों पुराने दावों को आज के मॉडर्न कोर्ट रूम और साइंटिफिक सर्वे के जरिए सुलझाया जा रहा है। हमारा आधुनिक कानूनी ढांचा 1000 साल पुराने इतिहास को कैसे देखता है, ये समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। हम इस पूरे मामले को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला, फिर इसका 1000 साल का इतिहास, दोनों पक्षों के दावे, अहम सबूतों और कानूनी तर्कों का विश्लेषण, और आखिर में इसकी अयोध्या मामले से तुलना। भाग 1, हाई कोर्ट का फैसला, यानी मई 2026 का मध्य प्रदेश का वो अहम निर्णय। चलिए सबसे ताज़ा और बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं। मई 2026 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार के इस भोजशाला परिसर को पूरी तरह से कानूनी और पुरातात्विक सबूतों के आधार पर एक सरस्वती मंदिर घोषित कर दिया। कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर इसके धार्मिक स्वरूप को मान्यता दे दी है और दशकों से चले आ रहे एक बहुत बड़े सवाल का सीधा जवाब दे दिया है। और इस फैसले ने सीधे तौर पर साल 2003 की उस पुरानी व्यवस्था को रद्द कर दिया है। 2003 में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक ऐसा नियम बनाया था जहां हिंदू मंगलवार को पूजा करते थे और मुस्लिम शुक्रवार को नमाज पढ़ते थे। अब इस नए फैसले के आते ही वो पुरानी साझा व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। भाग 2, 1000 साल का इतिहास। 1034 ईस्वी से शुरू होती एक लंबी टाइमलाइन। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला इतने लंबे और समृद्ध इतिहास में कैसे फैला हुआ है। ये टाइमलाइन असल में इस जगह के एक बहुत बड़े सफर को दिखाती है। 1034 ईस्वी में राजा भोज द्वारा इसके निर्माण से लेकर 14वीं सदी में मस्जिद में बदलने के दावों तक, फिर 1904 में अंग्रेजों द्वारा इसका संरक्षण, 2003 की ASI व्यवस्था, 2024 का कोर्ट के आदेश पर हुआ सर्वे और अब 2026 का हाई कोर्ट का फैसला। मतलब प्राचीन राजवंशों से लेकर औपनिवेशिक शासन और अब आधुनिक भारत के लोकतंत्र तक ये जगह हर दौर की गवाह रही है। परमार वंश के राजा भोज ने जब इसे बनवाया था तो ये मूल रूप से संस्कृत, व्याकरण, खगोल विज्ञान और योग सीखने का एक बहुत विशाल केंद्र था। राजा भोज सिर्फ एक ऐसे शासक नहीं थे जिनका राज राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैला था, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने सरस्वती, कंठाभरण जैसे कमाल के संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। तो असल में प्राचीन काल में ये शिक्षा और ज्ञान का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ा केंद्र हुआ करता था। भाग 3, परस्पर विरोधी दावों को समझना, यानी कोर्ट रूम में मौजूद दो अलग अलग नजरिए। कोर्ट ने एक निष्पक्ष रेफरी की तरह काम किया है, इसलिए हमारे लिए भी दोनों पक्षों के तर्कों को निष्पक्ष रूप से देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मुख्य टकराव 11वीं सदी की कहानी और 14वीं सदी के बदलाव वाले दावों के बीच था। हिंदू पक्ष का साफ कहना था कि ये विद्या की देवी सरस्वती, जिन्हें वाग्देवी भी कहते हैं, उनका मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था और वहां आज भी संस्कृत के प्राचीन शिलालेख मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि 14वीं सदी में यहां कमाल मौला मस्जिद बनाई गई थी और 1935 में इसे आधिकारिक तौर पर वक्फ संपत्ति मान लिया गया था। अब यहाँ वक्फ क्या होता है ये समझना काफ़ी अहम है। वक्फ वो संपत्ति है जिसे कोई मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक या धर्मार्थ कामों के लिए अपनी मर्जी से दान करता है, जिसका मतलब है कि वैचारिक रूप से उसका मालिकाना हक ईश्वर के पास चला जाता है। मुस्लिम पक्ष का पूरा जोर इसी बात पर था कि 1935 में धार के तत्कालीन शासक ने एक ऐलान के जरिए इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। भाग 4, सबूत और कानूनी तर्क, यानी पुरातात्विक सुरागों को डिकोड करना। अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने इन दावों को कैसे परखा। चलिए उन ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं जो कोर्ट के सामने पेश किए गए। कोर्ट ने सबसे पहले 1935 की उस मस्जिद वाली घोषणा को अमान्य कर दिया। वजह? क्योंकि सर्वे में दीवारों पर विष्णु के कूर्म अवतार की स्तुतियां उकेरी हुई मिली। और मजे की बात यह है कि माना जाता है कि ये स्तुतियां खुद राजा भोज ने रची थीं। इसके अलावा वहां संस्कृत और प्राकृत भाषा के प्राचीन शिलालेख भी साफ साफ मिले। और फिर जब 2024 के ASI सर्वे में गहराई तक खुदाई हुई तो जो ऐतिहासिक प्राचीनता सामने आई उसने तो पूरे फैसले की नींव ही रख दी। कोर्ट के लिए ये सारे पुरातात्विक सबूत बिल्कुल अकाट्य थे। यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल पॉइंट रखा।
भला 1935 में कोई स्थानीय शासक किसी जगह को मस्जिद कैसे घोषित कर सकता है, जबकि अंग्रेज़ों ने लॉर्ड कर्जन के समय पहले ही 1904 में इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। जाहिर है, बाद में की गई कोई भी स्थानीय घोषणा पहले से लागू एक राष्ट्रीय संरक्षण कानून को रद्द नहीं कर सकती। अब इस पूरी सर्वे प्रक्रिया के दौरान एक दिलचस्प मोड़ भी आया। मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया कि ऊपरी मिट्टी में प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं, जिससे उन्होंने सर्वे और जगह के पुराने होने पर शक जताया। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि खुदाई कई चरणों में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से की गई थी। भले ही ऊपरी हिस्से में आज के समय का प्लास्टिक मिला हो, लेकिन जब कई फीट नीचे गहराई में खुदाई हुई तो जो पुरानी और अछूती परतें मिली, उन्होंने इस जगह की ऐतिहासिक सच्चाई को पूरी तरह से साबित कर दिया। भाग 5, अयोध्या और भोजशाला की तुलना। अक्सर लोग इस मामले को अयोध्या विवाद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन चलिए समझते हैं कि कानूनी तौर पर ये दोनों मामले एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं। कानून की ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अयोध्या मामले में जो मुख्य फैसला था वो जमीन के मालिकाना हक को लेकर था और अंत में जगह का नियंत्रण एक ट्रस्ट को दे दिया गया। लेकिन भोजशाला के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ फैसला इस जगह के धार्मिक चरित्र पर हुआ है कि ये एक मंदिर है। यहाँ मालिकाना हक किसी भी धार्मिक समूह को नहीं सौंपा जा रहा है। और इसका कारण है 1958 का प्राचीन स्मारक अधिनियम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज भी भोजशाला परिसर का पूरा फिजिकल कंट्रोल और मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ही है। ये एक राष्ट्रीय धरोहर है और ये सरकार के इसी संस्थान की देखरेख में ही रहेगी। इस पूरे फैसले में एक और बहुत ही खास और हैरान करने वाली बात सामने आई। कोर्ट के फैसले में मूल वाग्देवी यानी देवी सरस्वती की उस मूर्ति को वापस लाने की लंबित मांग का भी जिक्र किया गया है, जो इस वक्त लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है। जरा सोचिए, 1902 में यह प्राचीन मूर्ति इंग्लैंड ले जाई गई थी और अब भारतीय अदालत द्वारा इस बात का संज्ञान लेना इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एंगल जोड़ देता है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक